हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, हम लोग अमेरिकन ऑथर विलियम कथबर्ट फॉकनर को पढ़ रहे थे, जिसमें हमने प्रीवियस लेक्चर में इनकी बायोग्राफी एंड वर्क्स को डिटेल में स्टडी किया था। आज हम पढ़ेंगे इनके जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं उनको एंड इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शॉर्ट नोट्स ऑन हिज इम्पॉर्टेंट वर्क्स को पढ़ लेते हैं। जो पहला वर्क है सोल्जर्स पे, ये आया 1926 में। सोल्जर्स पे वॉज अ नॉवेल रिटन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ शेरवुड एंडरसन। ये जो नॉवेल है ये शेरवुड एंडरसन के प्रभाव में लिखा गया है। It is about the effect of a horribly wounded soldiers on his family and friends when he returns after World War I to normal society in his Georgia home. ये एक हॉरिबली wounded यानी बुरी तरह से घायल सोल्जर्स के अपनी परिवार और दोस्तों पर पड़ने वाले प्रभाव के बारे में है, जब वो प्रथम विश्व युद्ध फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद अपने जॉर्जिया होम में नॉर्मल सोसाइटी में लौटता है। क्लियर फ्रेंड्स? तो आप लोग इसकी समरी पढ़ सकते हैं। समरी पढ़ेंगे तो अच्छे से पूरा नॉवेल क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट जो इनका वर्क है मॉस्किटोस आया 1927 में। ये एक सटायरिक नॉवेल है और ये न्यू ऑरलियंस पर आधारित है। न्यू ऑरलियंस पे आधारित एक सटायरिक नॉवेल है जिसमें विटलेस यानी बुद्धिहीन, सोफिस्टिकेट्स यानी परिष्कृत लोगों का एक प्लॉटलेस असेंबली है। नेक्स्ट जो वर्क है सार्टोरिस आया 1929 में और इज द फर्स्ट ऑफ हिज टेल्स सेट इन योगनापटाउफा काउंटी। द नॉवेल डील्स विद द decay of an aristocratic Sartoris family just after the end of World War I. जो सार्टोरिस है ये योगनापटाउफा काउंटी में स्थापित इनकी पहली कहानी है। ये जो उपन्यास है ये प्रथम विश्व युद्ध के अंत के ठीक बाद एक एरिस्टोक्रेटिक यानी कुलीन सार्टोरिस फैमिली के डीके से संबंधित है, यानी डीके इन द सेंस पतन से संबंधित है। द कैरेक्टर ऑफ कर्नल जॉन सार्टोरिस इज मॉडल्ड ऑन फॉकनर्स ग्रैंडफादर कर्नल क्लर्क फॉकनर। तो कर्नल जॉन सार्टोरिस का जो चरित्र है वो फॉकनर के दादा कर्नल क्लार्क फॉकनर पर आधारित है। नेक्स्ट अगर इनके वर्क की बात करें तो वो है द साउंड एंड द फ्यूरी। साउंड एंड द फ्यूरी ये आया 1929 में। ये एक साइकोलॉजिकल नॉवेल है और इसमें स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को यूज किया गया है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस। द नॉवेल इज सेट इन जेफरसन मिसिसिपी। ये नॉवेल जेफरसन की मिसिसिपी में सेट किया गया है एंड सेंटर्स ऑन द कैप्सन्स फैमिली। और इस नॉवेल का जो सेंटर है वो कैम्पसन फैमिली है। इस फैमिली के जो मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं उनके बारे में जान लेते हैं। जॉनसन कैम्पसन थर्ड जो कि फादर हैं। इनकी वाइफ का नाम है कैरोलिन बास्कोम कैम्पसन। इनके 3 बेटे हैं, बेंजामिन, क्वेंटन एंड जैसन। एंड इनकी एक डॉटर है जिनका नाम है कैडी। मिस क्वेंटन कैडी की डॉटर हैं। एंड ये जो नॉवेल है ये 4 पार्ट में डिवाइडेड है।
फर्स्ट पार्ट इसका जो है 7 अप्रैल 1928 में आया, इज रिटन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ बेंजामिन यानी वेंजे कैम्पसन, आ कॉग्निटिव डिसेबल्ड 33 ईयर ओल्ड मैन। जो अभी हमने आगे बढ़ा बेंजामिन, ये बेंजामिन जो है ये एक 33 ईयर ओल्ड कॉग्निटिव डिसेबल्ड पर्सन है। तो इसी के पर्सपेक्टिव में ये जो पार्ट है वो लिखा गया है। सेकंड पार्ट आया 2 जून 1910 में, फोकसेस ऑन क्वेंटन कैम्पसन। ये क्वेंटन कैम्पसन पे फोकसेस है। बेंजी ओल्डर्स ब्रदर, जो कि बेंजे का ओल्डर ब्रदर है यानी कि बड़ा भाई है, एंड द इवेंट्स लीडिंग अप टू हिज सुसाइड, और उसकी आत्महत्या तक की घटनाओं पर ये केंद्रित है। थर्ड पार्ट अप्रैल 6, 1928 में आया। फॉकनर राइट्स फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ जैसन क्वेंटन्स सिनिकल यंगर ब्रदर। जो जैसन है क्वेंटन्स का छोटा भाई, वो सनकी है, यानी कि फॉकनर ने क्वेंटन के सनकी छोटे भाई जैसन के दृष्टिकोण से इस पार्ट को लिखा है। नेक्स्ट पार्ट है पार्ट 4 अप्रैल 8, 1928 में जो आया। फॉकनर इंट्रोड्यूस्ड अ थर्ड पर्सन ओमनीसेंट पॉइंट ऑफ व्यू। यहाँ पे फोर्थ पार्ट में फॉकनर ने थर्ड पर्सन को इंट्रोड्यूस किया जो कि ओमनीसेंट है यानी सर्वज्ञ है। द लास्ट सेक्शन primarily focuses on Delzy, one of the Campson's black servant। और लास्ट सेक्शन में मुख्य रूप से इसने यानी कि फॉकनर ने डेल्जी पर केंद्रित है। जो डेल्जी कौन है, तो वो कैम्पसन का ब्लैक सर्वेंट है। जो सर्वेंट्स थे उनमें से एक है, वन ऑफ द कैम्पसन्स ब्लैक सर्वेंट। जो ये नॉवेल है द साउंड एंड द फ्यूरी, ये टाइटल लिया गया है विलियम शेक्सपियर के मैकबेथ से। मैकबेथ जो प्ले रहा है विलियम शेक्सपियर का, वहाँ से लिया गया है। जो मैकबेथ प्ले से एक्ट 5 के सीन नंबर 5 से लिया गया है। ये मैकबेथ की एक सॉलिलॉकी है जिसमें मैकबेथ ने कहा है, इट इज़ अ टेल told by an idiot full of sound and fury signifying nothing। तो ये सॉलिलॉकी है मैकबेथ की, यहीं से ये साउंड एंड फ्यूरी लिया गया है, यानी फॉकनर ने यहीं से लिया है और इसका टाइटल, इस नॉवेल का टाइटल बनाया है। ये एक कहानी है, इट इज़ अ टेल टोल्ड बाई एन इडियट, एक मूर्ख द्वारा कही गई बात, फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी, शोर और रोष से भरी, सिग्निफाइंग नथिंग, जिसका कोई अर्थ नहीं है। तो ये सॉलिलॉकी है मैकबेथ की, यहीं से साउंड एंड फ्यूरी विलियम फॉकनर ने टाइटल लिया है। नेक्स्ट जो नॉवेल है एज आई ले डाइंग, ये आया 1930 में, इज अ नॉवेल दैट फॉकनर रोट फ्रॉम मिडनाइट टू 4 AM over the course of 6 weeks, and he did not change a word of it. He described it as a tour de force. The title derives from Book 11 of Homer's on the Odyssey, wherein Agamemnon speaks to Odysseus। ये जो नॉवेल है एज आई ले डाइंग, ये 1930 में आया और विलियम फॉकनर के 6 सप्ताह के दौरान आधी रात से मिडनाइट से सुबह 4 बजे
तक लिखा गया है और इन्होंने इसमें से एक भी लाइन को चेंज नहीं किया है। ही डिड नॉट चेंज अ वर्ड ऑफ इट। एक भी वर्ड को उन्होंने चेंज नहीं किया है। और ये जो टाइटल है एज आई ले डाइंग, ये टाइटल लिया गया है होमर की जो बुक है ओडिसी ओडिसी के बुक नंबर 11 से, जिसमें एगामेमनन ओडिसस से कहता है एज आई ले डाइंग द वुमेन विद द डॉग आइज would not close my eyes as I descended into heads। तो ये जो है एगामेमनन कहता है ओडिसस से एज आई ले डाइंग द वुमेन विद द डॉग्स आइज, यानी कि जब मैं मर रहा था तो डॉग्स आइज यानी कुत्ते जैसी आंखों वाली महिला ने मेरी आंखें बंद नहीं की। वुड नॉट क्लोज माई आइज एज आई डिस्केंडेड इनटू हेड्स, आंखें बंद नहीं की क्योंकि मैं पाताल लोक में उतर रहा था। तो यहाँ से ये एज आई ले डाइंग, यहाँ ही से ये टाइटल लिया विलियम फॉकनर ने अपने इस नॉवेल का। इस नॉवेल में इन्होंने स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को यूज़ किया है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को इसमें यूज़ किया गया है, इस नॉवेल में यूटिलाइज किया गया है। एंड ये जो बुक है ये 59 चैप्टर्स में है और जिसमें 15 डिफरेंट कैरेक्टर्स हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें नेक्स्ट वर्क की तो वो है सैंक्चुअरी, जो कि 1931 में आई। इज़ अ नॉवेल सेट इन फॉकनर्स फिक्शनल योगनापटौफा काउंटी मिसिसिपी। ये सेट की गई है योगनापटौफा काउंटी मिसिसिपी में एंड टेक प्लेस इन मई जून 1929। इट इज़ अ पल्प फिक्सन, ये एक पल्प फिक्सन है स्टाइल्ड नॉवेल। पल्प फिक्सन स्टाइल्ड नॉवेल है। इट इज़ द मोस्ट वायलेंट ऑफ द author's novel and can be described as a thriller. It opens as a gothic story, the story of Temple Dark and Pope, having more plot and more detail of horrible events than most of his novels. The central characters are, इसके जो central characters हैं वो जो पोपे है वो एक क्रिमिनल है, होरस वैनवो है वो एक लॉयर है एंड टेम्पल डार्क्स की बात कही गई है जो कि एक स्टूडेंट है। मिस रेवा ये ब्रॉथेल ऑनर है। 1951 में एक दूसरा नॉवेल आया रिक्वेम फॉर अ नन। रिक्वेम फॉर अ नन ये अ प्ले नॉवेल इज सीक्वल ऑफ सेंचुरी, जो सेनेक्चुरी का सीक्वल रहा है। नेक्स्ट वर्क की बात करें जो है एब्सोलम। ये आया 1936 में। ऑल्सो नोन एज अ बॉयज एम्बिशन, is a southern gothic novel. The story takes place before, during and after the Civil War. It is a story about three families. इसमें 3 families की story है of the American South with a focus on the rise and fall of Thomas Sedgwick, a white man born into poverty in Western Virginia who comes to Mississippi। ये जो वर्क है एब्सोलम ये 1936 में आया और इसको अ बॉयज़ एम्बिशन यानी एक बॉयज़ की एक लड़के की महत्वाकांक्षा के नाम से भी जानते हैं और ये एक साउदर्न गॉथिक नॉवेल है। इसमें 3 फैमिलीज़, साउथ अमेरिका की 3 फैमिलीज़ की स्टोरी है और जो थॉमस सेटपेन था उसकी राइज एंड
फॉल पे फोकस किया गया है, जो एक वाइट मैन है और जो कि पॉवर्टी गरीबी में जिसका जन्म होता है वेस्टर्न वर्जीनिया में, हु कम्स टू मिसिसिपी, वो मिसिसिपी आता है विद द complementary aims of gaining wealth and becoming a powerful family patriarch. The story is narrated entirely in flashback by Quentin Campson to his roommate Shrew at Harvard University. Next work है The Snobs Trilogy. Is a series of 3 novels regarding the Snobs family in the fictional Yokna-Patawpha County. ये मिसिसिपी 3 नॉवेल की एक सीरीज है जो स्नॉब्स फैमिली के रिगार्डिंग है. इट कंसिस्ट द हैमलेट, द टाउन एंड द मैंसन्स. It was begun in 1940 and completed in 1959. ये शुरू हुई 1940 में एंड कंप्लीट हुई 1959 में. तो इस तरीके से हमने इनके जो मेजर वर्क रहे हैं, मेजर वर्क्स को हमने जाना. अगर आप लोग इसकी समरी को पढ़ लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. वैसे मैंने मेन पॉइंट को क्लियर कर दिया है और इसकी समरी अगर पढ़ लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा. तो ये हमने मेन जो भी इम्पोर्टेंट वर्क्स रहे हैं विलियम फॉकनर के, उनको हमने कंप्लीट किया. अब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. MCQs फॉकनर पे आधारित क्वेश्चंस की अब हम प्रैक्टिस करेंगे. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, विलियम फॉकनर वॉज बॉर्न ऑन. विलियम फॉकनर का जन्म कब हुआ था? तो 25 सितंबर 1897. 25 सितंबर 1897 में विलियम फॉकनर का जन्म हुआ था. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉकनर क्या थे? तो फॉकनर एक एल्कोहलिक थे, क्योंकि एन एल्कोहलिक. फॉकनर जो है इन्होंने 1918 में जब इनका जो है आर्मी में सिलेक्शन नहीं हुआ था तो ये बहुत ज़्यादा ड्रिंक करने लगे थे. तो फॉकनर वाज एन एल्कोहलिक. इस वजह से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एल्कोहलिक. नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही वॉज फॉकनर्स फ्रेंड, encouraged फॉकनर टू राइट नॉवेल, द फ्रेंडशिप कम टू एन एंड अंडर द इफेक्ट ऑफ लिकर. तो वो कौन थे जो फॉकनर के फ्रेंड थे जिन्होंने इनको इनकरेज किया था नॉवेल लिखने के लिए, लेकिन जब ये लिकर के इफेक्ट में थे, यानी कि जब इन्होंने एल्कोहलिक लेना शुरू किया था, ये बहुत ज़्यादा ड्रिंक करते थे, तो उस टाइम पे इनकी जो फ्रेंडशिप थी वो समाप्त हो गई थी, एंड हो गई थी. तो वो इनके फ्रेंड थे एस एंडरसन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉकनर वॉज अवॉर्डेड पुलित्जर प्राइज 2 times in 1955 for his novel A Fable and then posthumously in 1963 for. तो इनको जो है मिला था पुलित्जर प्राइज एंड इनको जो है पुलित्जर प्राइज मिला था. एक तो आ फैबल के लिए मिला था 1955 में और दूसरा मिला था 1963 में जो मिला था द रिवर्स के लिए. और ये इनको पॉस्थुमसली मिला था क्योंकि इनकी डेथ 1962 में हो गई थी और ये अवार्ड मिला था 1963 में. तो सही आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, द रिवर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन डिड फॉकनर रिसीव द नोबेल प्राइज. फॉकनर को नोबेल प्राइज मिला था 1949 में. नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इमेजिनरी काउंटी योकना-पटाउफा ऑकर इन द नॉवेल्स ऑफ. तो
जो इमेजिनरी काउंटी थी योगनापटाउफा अगर इन द नॉवेल्स ऑफ किसके नॉवेल में है जिसका उल्लेख किया गया है, तो वो है ऑप्शन नंबर सी फॉकनर, विलियम फॉकनर। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स पीजीटी 2000 में आया है एंड 2016 में भी पूछा गया है, तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ यूनाइटेड स्टेट हैज़ बीन रिटन अबाउट इन फॉकनर्स फिक्शन। फॉकनर के फिक्शन में यूनाइटेड स्टेट के किस पार्ट के बारे में लिखा गया है, तो आंसर होगा हमारा द साउदर्न, यानी साउदर्न पार्ट के बारे में फॉकनर ने अपने फिक्शन में लिखा है। ये भी क्वेश्चन 2000 में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8 है ऑक्सफोर्ड is the model for the town of Jefferson and Lafayette County, which contains the town of Oxford. It is the model for. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये योगनापटाउफा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉकनर्स वर्क्स डील विद द हिस्ट्री एंड लीजेंड ऑफ द अमेरिका साउथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉकनर्स कैरेक्टर्स एक्सपीरियंस डिफीट बट दे डू नॉट विड्रॉ फॉर फॉकनर द की वर्ड इज। जो फॉकनर्स कैरेक्टर्स एक्सपीरियंस, जो फॉकनर्स के कैरेक्टरों का जो भी कैरेक्टर रहे हैं उनका हारा हुआ एक्सपीरियंस रहा है, बट फिर भी वो डू नॉट विड्रॉ, उन्होंने फिर भी पीछे नहीं हटा। तो फॉकनर का जो कीवर्ड था उनके लिए वो कौन सा था? ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा डूम। डूम यानी कि कयामत। ही वॉज द चैम्पियन ऑफ इलिटरेट पुअर white and negro. He had been an intuitive artist who used the language of poetry in his novel, who is being referred in the above line. तो सही आंसर हो जाएगा फॉकनर। नेक्स्ट है अमेरिकन प्रेसिडेंट जॉन एफ कैनेडी इनवाइटेड हिम टू द ऑथर टू डिनर। जो अमेरिकन प्रेसिडेंट थे जॉन एफ कैनेडी, इन्होंने ऑथर को डिनर पे इनवाइट किया, बट ही टर्न्ड डाउन द ऑफर सेइंग आई एम टू ओल्ड टू गो दैट फॉर टू डाइन विथ स्ट्रेंजर। और उन्होंने ये कहकर ठुकरा दिया कि अजनबियों के साथ भोजन करने के लिए इतनी दूर नहीं जा सकता। तो ये किसने कहा? तो वो थे फॉकनर, विलियम कथवर्ट फॉकनर। When did Faulkner's first novel Soldier's Play appear? Soldier's Play कब आया? तो 1926 में। Which of the following novels was written by William Faulkner? तो इसमें से कौन सा नॉवेल्स विलियम फॉकनर के द्वारा लिखा गया है? ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, द साउंड एंड द फ्यूरी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, हम लोग डायरेक्ट आंसर को ही टारगेट कर रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को हम लोग कर सकें। अगर हम सभी ऑप्शंस को बोलेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा। नेक्स्ट है फॉकनर्स द साउंड एंड द फ्यूरी वॉज पब्लिश्ड इन। जो फॉकनर की साउंड एंड फ्यूरी नॉवेल है वो पब्लिश हुई 1929 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी पार्ट्स इज द साउंड एंड द फ्यूरी डिवाइडेड इनटू। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 4 पार्ट में ये डिवाइडेड था, जैसा कि आज ही हमने अभी पढ़ा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 17 है वेयर डज द कैम्पसन फैमिली रिसाइड इन द साउंड एंड द फ्यूरी। जो कैम्पसन फैमिली थी वो कहाँ रहती थी? जो नॉवेल था द साउंड एंड द फ्यूरी, उसमें जो कैम्पसन फैमिली थी वो कहाँ रहती थी? तो उसका सही आंसर होगा जेफरसन, मिसिसिपी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑफ व्हाट क्राइम इज क्वेंटन एक्यूज्ड इन द साउंड एंड द फ्यूरी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा किडनैपिंग अ चाइल्ड। किडनैपिंग अ चाइल्ड के लिए जो क्वेंटन था उसको एक्यूज्ड किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेम ऑफ द कैम्पसन फैमिली, कैम्पसन फैमिलीज मदर इन द साउंड एंड द फ्यूरी। तो उनका नाम था कैरोलीन, कैरोलीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू whom does क्वेंटन गिव his सुसाइड नोट इन द साउंड एंड द फ्यूरी। जो क्वेंटन था इसने अपने सुसाइड नोट को किसको दिया। तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा वो सही होगा, डेकन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच सन ऑफ कैम्पसन हैड पैसन फॉर हिज सिस्टर एंड क्लेम टू कमिटेड incest with his sister Candace in the sound and the fury। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा क्वेंटन। What is the name of Caddy's daughter in the sound and the fury। तो जो कैडीज थी उनकी डॉटर का नाम था मिस क्विंटन। तो ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो सही हो जाएगा। हु इज द यंगेस्ट कैम्पसन चाइल्ड दैट हैड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइकी पावर्स इन द साउंड एंड द फ्यूरी। तो ये सभी क्वेश्चन जो साउंड एंड द फ्यूरी नॉवेल है उस पे बेस्ड है। जिसका सही आंसर जो हो जाएगा वो है वेंजे। वेंजे जो है वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी साइकी पावर का है और ये कैम्पसन फैमिली का यंगेस्ट चाइल्ड था। हु इज रेफर्ड इन द फॉलोइंग लाइन्स, ही इज एन इडियट बॉय हु स्टवर्ड ऑल डे, ही कुड वी साइलेंस ओनली वी कैंडेंस, यानी कि कैंडी। तो ये लाइन किसने रेफर्ड की, यानी आंसर हो जाएगा बेंजामिन। हु इज द फादर ऑफ कैंडीज वैवी इन द साउंड एंड द फ्यूरी। जो कैंडीज था उस वो किसका, कैडी के वैवी का फादर कौन था। तो ऑप्शन होगा डाल्टन एमनेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज द फादर, व्हाट इज built on the land that the captains sold so that Quentin could attend Harvard। सही आंसर हो जाएगा गोल्फ कोर्स। What is the name of Delzy's daughter in the Sound and the Fury। Delzy's daughter का क्या नाम था। तो फ्रोनी, फ्रोनी नाम था डेल्जीज की डॉटर का। What is the name of Quentin's roommate एट हार्वर्ड इन द साउंड एंड द फ्यूरी। क्वेंटिन की रूममेट का क्या नाम था, स्रीव। स्टीव नाम था क्वेंटिन की रूममेट का। वेयर डज क्वेंटिन ड्राउन हिमसेल्फ। जो क्वेंटिन था उसने अपने आप को, यानी वो किस नदी में डूबा था। तो चार्ल्स रिवर, जो चार्ल्स रिवर थी उसमें क्वेंटिन डूबा था। व्हाट गिफ्ट डिड Mr. Campson give to Quentin before he left for Harvard। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, पॉकेट वॉच। What is the cause of Miss Campson's death in the Sound and the Fury। तो जो मिस्टर कैम्पसन थे, सॉरी मिस नहीं होगा, मिस्टर कैम्पसन होगा। मिस्टर कैम्पसन्स की जो डेथ का कारण था वो था अल्कोहलिज्म। व्हाट इज द नेम ऑफ डेल्जीज ग्रैंडसन हु टेक्स केयर ऑफ वेंजी इन 1928। तो डेंजेज ग्रैंडसन था लस्टर। व्हाट इज कैरोलाइन कैम्पसन्स मैडन नेम इन द साउंड एंड द फ्यूरी। जो
कैरोलिन कैम्पसन की मैडन थी, उसका नाम था बास्कोम। Where does Quentin attend college in the Sound and the Fury? तो हार्वर्ड कॉलेज को अटेंड किया था, यानी क्वेश्चन नंबर 34 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, whom does Miss Quentin run away with at the end of the novel? The man with the red tie, जो रेड टाई की वाला पर्सन था, उसके साथ मिस क्वेंटन रन अवे भाग गई थी, यानी कि व्हाट इज द नेम ऑफ डेल्जीज हस्बैंड? रॉस्कस। डेल्जीज हस्बैंड्स नेम रॉस्कस। व्हाट इज द नेम ऑफ द चिल्ड्रन ग्रैंड मदर हु डाइज व्हेन दे आर यंग? सही आंसर हो जाएगा दामुडी। दामुडी। In what type of store does Jason Campson fourth work? Farm supply store। इसका सही आंसर हो जाएगा farm supply store। With whom does Uncle Murray have an affair in The Sound and the Fury? सही आंसर हो जाएगा मिसेस पैटरसन। What was Benjamin Campson's name before his family changed it? तो मॉरिस नाम था इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who owns the farm supply route where Johnson works? क्वेश्चन नंबर 39 का सही आंसर हो जाएगा मिसेस पैटरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज बेंजामिन कैम्पसन नेम बिफोर हिज फैमिली चेंज्ड इट? तो जो बेंजामिन कैम्पसन था, इसका नाम जो है चेंज कर दिया इसकी फैमिली ने, तो क्या नाम था? पहले इसका नाम था मॉरिस। मॉरिस के बाद ये बेंजामिन के नाम से जाना गया, यानी इसका नाम चेंज कर दिया गया था। Who owns the farm supply store where Jason works? ऑप्शन नंबर ये जो होगा वो सही हो जाएगा अर्ल। How old is Wednesday in the first section April 7, 1928 of the novel? नॉवेल का जो फर्स्ट सेक्शन 7 अप्रैल 1928 में आया था, तो उस टाइम पे बेंजे 33 ईयर्स ओल्ड था। What was बेंजामिन ओरिजिनल नेम? अभी हमने ऊपर पढ़ा कि चेंज करके उसका नाम बेंजामिन किया गया, उसके पहले नाम था मॉरी, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो सही हो जाएगा। फॉकनर रोट अ स्क्रीन प्ले बेस्ड ऑन अ बुक रिटन बाय विलियम अर्नेस्ट हेमिंगवे। तो विलियम फॉकनर ने जो स्क्रीन प्ले लिखा था वो बेस्ड ऑन अ बुक, एक बुक पे आधारित था और वो लिखी गई थी अर्नेस्ट हेमिंगवे के द्वारा। फॉकनर रोट 6 स्क्रीन प्ले। फॉकनर ने 6 स्क्रीन प्लेज लिखे हैं। फॉकनर्स लास्ट नेम वॉज ओरिजिनली स्पेल्ड, तो ओरिजिनली क्या स्पेलिंग रही है? फॉकनर। ऑप्शन नंबर सी, FALKNER। 1918 में ऑफिशियली इनके नाम नेम में यू जोड़ा गया। नेक्स्ट है, विच वर्क ऑफ विलियम फॉकनर इज ऑल्सो नोन एज अ बॉयज एम्बिशन? विलियम फॉकनर के किस वर्क को अ बॉयज एम्बिशन, एक लड़के की महत्वाकांक्षा के नाम से भी जाना जाता है? तो वो नॉवेल था एब्सोलम। एब्सोलम अभी हमने इसको पढ़ा था। नेक्स्ट है, विच वॉज फॉकनर्स लास्ट नॉवेल? विलियम फॉकनर का जो लास्ट नॉवेल था वो था द रिवर्स, जो कि 1963 में इस द राइवर्स के लिए इनको
पुलित्जर प्राइज मिला था। नेक्स्ट है हैमलेट वॉज रिटन बाय शेक्सपियर। द हैमलेट वॉज रिटन बाय विलियम कथवर्ड फॉकनर। जो हैमलेट प्ले है वो शेक्सपियर के द्वारा लिखा गया है, लेकिन द हैमलेट जो है वो विलियम फॉकनर के द्वारा लिखा गया है। हु वॉज द एनोदर ऑफ द अनवैंक्विस्ड। तो इसका जो ऑथर, हु इज द ऑथर ऑफ द अनवैंक्विस्ड। अनवैंक्विस्ड का जो ऑथर था वो थे विलियम कथवर्ड फॉकनर। ऑप्शन नंबर डी जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा। Which one of Faulkner's novels is a pulp fiction styled novel? Sanctuary। जो इनका Sanctuary नॉवेल है ये पल्प फिक्शनल स्टाइल्ड नॉवेल है। नेक्स्ट है द सीक्वल ऑफ Sanctuary इज Requiem for a Nun a Play। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा 52 नंबर क्वेश्चन का वो सही होगा। Who said a man is the sum of his misfortunes? One day you did think misfortune would get tired, but then time is your misfortune। तो ये कहा था विलियम फॉकनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है द फॉलोइंग लाइन्स आर फ्रॉम फॉकनर्स। Sin and love and fear are just sounds that people who never sinned nor loved nor feared have for what they never had and cannot have until they forget the words। तो ये जो लाइन है ये ली गई है द साउंड एंड द फ्यूरी से। नेक्स्ट है द फॉलोइंग लाइन्स आर अ पार्ट ऑफ फॉकनर्स। आई बिलीव दैट मैन विल नॉट merely endure, he will prevail, he is immortal not because he alone among creatures has an inexhaustible voice, but because he has a soul, a spirit capable of compassion and sacrifice and endurance। तो ये जो है लाइंस कहाँ से ली गई है ये पूछा गया है। तो जो नोबेल प्राइज स्पीच रही है फॉकनर की ये उस स्पीच का पार्ट है। द पोएट्स वॉइस नीड नॉट मेयरली बी द रिकॉर्ड ऑफ मैन, इट कैन बी वन ऑफ द props, the pillars to help him endure and prevail। Who said? तो विलियम फॉकनर ने कहा है Which of the Campson's children is the eldest? ऑप्शन नंबर ये जो हो जाएगा बेंजी सही हो जाएगा। इसका सही आंसर है डेल्जी इज द कैम्पसन्स कुक। डेल्जी इज द कैम्पसन्स कुक। What plaything of Wendy does Johnson's destroy? His paper dolls। Faulkner's fictional locales of Yokna-Patawpha County and Jefferson are supposedly in which state? जो योकना-पटाउफा काउंटी है ये मिसिसिपी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डज लस्टर होप टू अर्न बैक द मनी ही हैज लॉस्ट? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा सर्च फॉर लॉस्ट गोल्फ बॉल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आइटम डज क्वेंटन ब्रेक बिफोर ही लीव्स हिज डॉर्म रूम? तो हिज वॉच, अपनी वॉच को वो तोड़ता है। As children, what do Candy and Wendy frequently deliver to the Patterson house? सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी लव लेटर्स फ्रॉम अंकल मैरी एंड मिसेस पेटरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच पीस ऑफ कैंडीज क्लॉथिंग गेट्स मडी
when she is playing in the street. ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा, her underwear. What does Luster plan to do with his money before he loses it? Attend a minstrel show in town. सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डज क्वेंटन इनकाउंटर द लिटिल इटालियन गर्ल. सही आंसर हो जाएगा अ बेकरी. व्हाट डज क्वेंटन सजेस्ट कैंडी एंड ही डू? किल देमसेल्फ, मूव अवे एंड लिव ऑफ Quentin's tuition money, concoct a false story about the fathers of Candy's child. All of these. तो सही आंसर होगा all of these. What was Faulkner's source for the title of The Sound and the Fury? जो फॉकनर का सोर्स कौन सा रहा है इसके टाइटल का, द साउंड एंड द फ्यूरी जो टाइटल है इसका सोर्स क्या रहा है? तो अभी हमने इसको पढ़ा था कि जो शेक्सपियर का मैकबेथ है वहीं से लिया गया है, एक्ट 5 के सीन 5 से ये टाइटल लिया गया है मैकबेथ की सोलिलोकी से. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज क्वेंटन कमिटेड सुसाइड? सही आंसर हो जाएगा he drowned himself. Where does Jason work? जो जैसन होता है वो कहाँ काम करता है? तो द लोकल फार्म सप्लाई स्टोर. ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा. What color is the tie that Miss Quentin's suitor is wearing when Jason see him? ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो बिल्कुल सही हो जाएगा, रेड. व्हाट डज जेसन डू विद हिज 2 tickets टू द मिन्स्ट्रेल शो? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ही वॉन्स देम. व्हाई डज वेंजे गेट अपसेट ऑन द वे टू द सीमेट्री? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लस्टर deviates from the normal route back to the house. The novel climatic events in 1928 take place on what Christian holiday? ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, एस्टर. Mrs. Campson has poor vision. जो मिसेस कैम्पसन थी इनकी जो दृष्टि थी वो कमजोर थी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, जेसन uses the money he steal from Candy to invest in the market for what commodity? तो सही आंसर हो जाएगा कॉटन. मिस क्वेंटन स्टील जॉनसन्स मनी. मिस क्वेंटन ने जॉनसन्स की मनी चुराया था. बेंजी अंडरगोज विच ऑपरेशंस? सही आंसर हो जाएगा कास्ट्रेशन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डज द सिर्फ react to Joson's story about Miss Quentin's theft? He is doubtful and refused to help without proof. इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए. नेक्स्ट है, एट कैडीज वेडिंग Beverage TP thinks is one of Faulkner's major theme is the decline of Southern. सही आंसर हो जाएगा aristocratic families. ऑप्शन नंबर बी. नेक्स्ट है, which southern city had great influence on William Shakespeare's writings? तो सही आंसर होगा ऑक्सफोर्ड मिसिसिपी. ऑप्शन नंबर डी.
William Faulkner was particularly interested in which period in American history? Civil War and Reconstruction. Which is the fictional place influenced by the American South? तो सही आंसर इसका होगा योकना पटाउफा काउंटी. नेक्स्ट है Faulkner's writing can be described as experimental for its time. What is deliberately obscured in Faulkner's writing? Sequence of events. The plot spans which period of time? Option है 1852, 1889, 1850 to 1885 and 1900 to 1905. नेक्स्ट है सही आंसर होगा 1910 to 1928. ऑप्शन नंबर बी. The Campson brothers are all equally obsessed with Caddy. Why are another characters tormented by Caddy? तो इसका सही आंसर हो जाएगा her sexuality and pregnancy. Next है what does Quentin do at the end of his first year at Harvard? Option number C है committed suicide. The title, The Sound and the Fury refers to a line from Shakespeare. तो ये साउंड एंड फ्यूरी जो नॉवेल है ये लिया गया है मैकबेथ से. ऑप्शन नंबर बी जो होगा वो करेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट है मिस्टर कैम्पसन द पैट्रियार्क ऑफ द फैमिली डाइज ऑफ एल्कोहलिज्म. ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, आगे भी हम लोग पढ़ चुके हैं इसको. हु इज कैडी कैम्पसन वेरी क्लोज विथ क्वेंटन? ऑप्शन नंबर डी. हु इज द मैन विद द रेड टाई? तो मिस क्वेंटन्स हस्बैंड. बेंजी रिलाइज heavily on his sister. Caroline Campson is preoccupied with hypochondria, making her unable to care for her children. Next है which philosophy does Mr. Campson describe to? Determinism and fatalism. Next question है how does Mr. Campson seem to feel about Caddy pregnancy? ऑप्शन नंबर सी होगा indifferent. नेक्स्ट है what is Quentin known to the obsessed with southern traditions? Because of his mother and sister, Jason hates all women. नेक्स्ट क्वेश्चन होगा हाउ इज डेल्जी वेस्ट डिस्क्राइब्ड पेशेंट. Which motive was considered revolutionary in Faulkner's writing? Time. Next question है the theme of resurrection and renewal is represented in which holiday? Easter Sunday. इसका सही आंसर होगा Easter Sunday. What symbol comes to represented purity throughout the novel? सही आंसर होगा water. Faulkner referred to the novel as his most splendid failure due to his multiple narrates. How many Campson's decline physically manifested? तो बेंजी मेंटल इलनेस. तो फ्रेंड्स
आज हमने 107 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की। विलियम फॉकनर से रिलेटेड हम टोटल 400 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें से हमने 107 क्वेश्चन की आज प्रैक्टिस कर ली है। नेक्स्ट वीडियो में हम बचे हुए क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।